हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 12 पानी की कहानी। यह पाठ लिखा गया है रामचंद्र तिवारी जी द्वारा और इस पाठ में लेखक ने बूंद के बारे में बताया है। जल की बूंद कैसे निर्मित होती है, कैसे बनती है, उसका अस्तित्व क्या है और उसका जीवन क्या है और वह कैसे सूर्य के निकलते ही वह भाप बनकर उड़ जाती है। तो इस प्रकार लेखक ने जो है वैज्ञानिक और काल्पनिक दोनों का सामंजस्य करके ओस की बूंद की जीवन यात्रा को दर्शाया है। तो इसमें जो जल चक्र है उसका वर्णन किया गया है कि जल चक्र है वो कैसे अपना कार्य करता है। इसमें कल्पना और वैज्ञानिकता का सहारा लेकर लेखक ने ओस की बूंद की जीवन की यात्रा के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। ओस की जो ये बूंद है वो अनेक अवस्थाओं से वायुमंडल, सौरमंडल, बादल कैसे बनती है, समुद्र में जाती है, ज्वालामुखी, नदी और नल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की अपनी यात्रा है वो बताती है। और ये ओस की बूंद है वो अपनी कहानी है वो स्वयं सुनाती है। तो चलो सुनते हैं कि ओस की बूंद क्या अपनी कहानी सुनाती है। तो पानी की कहानी में क्या बताया गया है ये हम देखते हैं। तो कक्षा 8 में है पाठ 12 पानी की कहानी। पानी की कहानी। लेखक और जो पानी की बूंद है उनका आपसी वार्तालाप चल रहा है। तो लेखक कह रहे हैं, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। यहाँ पर लेखक ने काल्पनिकता का और मानवीकरण का सहारा लेकर पाठ को बहुत ही रोचक तरीके से बताया है। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूं, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फंवारा निकलता है। तो इस तरह से लेखक की और ओस की बातें होती है। ओस अपना परिचय देती है और लेखक उससे बातें कर रहा है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तो यहाँ पर ओस का कण है वो कहना चाहता है कि पेड़ की ओर इशारा करते हुए ओस की बूंद कहती है कि ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये तुम्हें जितना बड़ा दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा ही नहीं है। ये जितना पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है उसके साथ साथ उतना ही वह उसकी नीचे है। इसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर वृक्ष की जड़ें हैं और रोए हैं, वो भी उतने ही बड़े हैं जितना पृथ्वी के ऊपर वृक्ष दिखाई देता है। और ये जड़ें और रोए हैं वो बहुत सारी है, असंख्य जल कणों को भूमि में से खींच लेते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि पेड़ का पालन पोषण जड़ करती है। जड़ क्या होती है? पृथ्वी में से जितना भी ओस कण या पानी होता है उनको खींचकर पौधे को पोषण देती है और वहां तक पत्तियों तक वो पानी पहुंचाती है। उन्हें खींच लेती है, उन्हें नष्ट कर देते हैं और अधिकांश जल कणों का सर्वस्व यानी वो जल कणों को अवशोषित करके उस पेड़ को पोषण देती है, छीनकर उन्हें बाहर निकाल देती है। तो इस बात से ओस कण है उसको गुस्सा आ रहा है कि उससे उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है।
तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। तो यहाँ पर ओस्कण कहती है कि मैं तो आनंद से जो खनिज है, खनिज लवण है, उनको अपने में अवशोषित करके अपने घुलाकर आनंद से फिर रही थी। तो जो पेड़ों की जो रोए हैं, जड़ें हैं, उनके संपर्क में आ गई और उन्होंने मुझे खींच लिया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली थी। तो यहाँ पर जो पेड़ की जड़ें हैं जो कार्य करती है, वो पानी, वो जमीन में जो पानी होता है उनको खींचती है। तो उनमें जो बूंद बूंद कणे हैं वो आपस में जो रगड़ती है, आगे पीछे धक्का मुक्का होता है, तो पानी पानी इकट्ठा होकर जल बनता है, बूंद बूंद इकट्ठी होकर ही। तो फिर वो बूंद अपनी कहानी बता रही है कि मेरी स्थिति क्या हुई थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। यहाँ पर ओस बूंद कहना चाहती है कि मैं पत्तों के बीच में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा कर रही थी और ये सोच रही थी कि पत्तों से बाहर कूद जाऊंगी और सूर्य की उष्मा प्राप्त करते हैं, तो उस उष्मा को पाकर भाप बनकर ये उड़ जाते हैं और बादल में मिल जाते हैं, अपने परिवार में चले जाते हैं। लेकिन जब उसने देखा तो क्या हुआ कि रात होने वाली है और रात में सूर्य की उष्मा नहीं प्राप्त होती। तब उसने सोचा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अब ओस की बूंद है, वो अपनी कहानी शुरू करती है कि वो उसका जन्म कहाँ हुआ और कैसे उसकी यात्रा यहाँ तक पहुंची। और वो सुबह तक का ही शरण चाहती है, क्योंकि सूर्य उदय होने पर उसमें क्या होती है, ताकत आ जाती है, यानी सूर्य की उष्मा प्राप्त करने पर वह भाप बनकर उड़ जाएगी। फिर लेके कहता है, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो हमें पता ही है कि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। तो मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? है, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य जल उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो इस तरह से ओस की बूंद ने पृथ्वी के निर्माण की कहानी बताई कि कैसे पृथ्वी और अन्य ग्रह
जो पृथ्वी के आसपास जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उन ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। हमारी पृथ्वी भी पहले सूर्य की तरह ही गर्म थी। उस पर जीवन संभव नहीं था, जीवन कुछ भी नहीं था। प्राणी, पशु, जीव जंतु कुछ भी नहीं थे, वनस्पतियां, पेड़ पौधे ये भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे पृथ्वी का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो शांत हुआ, धीमा हुआ, ठंडा हुआ, तब यहाँ पे जीवन हुआ। तो लेखक कहते हैं ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। यहाँ पर ओस ने अपने जो रूप है, भाप की अवस्था, ठोस अवस्था, तरल अवस्था, पानी की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, तरल अवस्था और वाष्पावस्था, इन तीनों रूपों के बारे में बताया है। तो ओस कहती है कि मैं पहले भाप रूप में थी, फिर मेरा परिवर्तन बर्फ के रूप में यानी ठोस रूप में हो गया था। तो हम सूर्य के दर्शन के लिए उत्सुक थे और सूर्य के दर्शन के बाद में हम उड़ने को तैयार थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। तो ओस की बूंद अब समुद्र में आ गई है और वह जो सोच रही थी, हमारा समुद्र तो विशाल है, बहुत पानी से भरा है और उसमें ऐसे ही असंख्य जीव जंतुओं का वास है और नीचे वनस्पतियों का वास है, वनस्पतियां हैं ढेरों और अनेक जीव जंतु वहां पर पल रहे हैं। तो उसी बात को यहाँ पर ओस की बूंद बता रही है। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। तो यहाँ पर ओस की बूंद ने समुद्र के अंदर जो रहते हैं विभिन्न मछलियां, जीव जंतु, पेड़ पौधों, उनका वर्णन कर रही है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी
कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। तो देखो कैसे ओस की बूंद है वो समुद्र के अंदर की जो जीवन है उनका वर्णन कर रही है। वो बता रही है कि मैंने ऐसे ऐसे जीव देखे हैं। तो एक ऐसी मछली का भी यहाँ पर वर्णन किया है कि उसके शरीर से क्या होता है, प्रकाश चमकता है, उससे उसको रास्ता भी दिखाई देता है और उसकी भोजन की भी पूर्ति हो जाती है। तो ऐसे अनेकों जीव है हमारे समुद्र में जो ओस की बूंद है अपनी मुख जुबानी कह रही है और लेखक सुन रहे हैं। आगे देखो और ओस की बूंद क्या क्या बातें बताती है। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महाआलसी हैं। तब ओस की बूंद और नीचे गहराई पर जाती है तो वहां पर सूर्य का प्रकाश तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ के जो वातावरण है, जो वहाँ पर वनस्पतियां हैं, जंगल है और वहाँ के जीवों के बारे में बता रही है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। तो ओस की बूंद है उसका जीवन बहुत बड़ा है तो समुद्र में भी उसने कई वर्ष बिताए हैं। फिर जाके आगे देखो उसके साथ क्या हुआ। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। तो ओस की बूंद इतनी गहराई में चली गई थी, यानी समुद्र की गहराई है वो 3 मील से भी ज्यादा है। तो वो ऊपर जाना चाहते थे लेकिन वो तो ऊपर नहीं जा सकी, उसे नीचे ही जाना था। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपने जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। तो इसमें बताया है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर कुछ पानी तो वहीं रह जाता है और कुछ धीरे धीरे रिसकर आगे बढ़ता है। तो ओस की बूंद ने भी कहा कि हम भी उसी में थे कि हमें तो पृथ्वी में घूम घूम कर देखना है कि इसके अंदर और क्या छुपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। अब जो ओस बूंद है वो पृथ्वी के गर्भ में चली गई जहां पर अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं और बड़ी बड़ी पृथ्वी के नीचे भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो खनिज हमें पृथ्वी के भीतर से ही प्राप्त होते हैं। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे, अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हदरजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। अब इस स्थान पर ये जो तापक्रम बड़ा है पृथ्वी का, ये ऐसे स्थान पर है जहां पर क्या ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो उस जगह पर ये ओस की कण पहुंच गई है। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। तो इसमें पृथ्वी के गर्भ में उच्च तापक्रम वाले ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है ओस कण, जिसमें क्या होता है, संचित जो जल कण धातु आदि ठोस पदार्थों के कण आगे न बढ़ पाने पर एक विशेष स्थान पर इकट्ठे होते चल जाते हैं और इस स्थान पर ओस कणों द्वारा आगे बढ़ने के लिए किए गए प्रयत्न से भूमि में रुक रुक कर कंपन होना प्रारंभ हो जाता है और यही कंपन क्या होता है, कालांतर में एक बड़े विस्फोट के रूप में पृथ्वी पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाता है। फिर फटी हुई धरती है, उसके गर्भ से क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो धुआं, रेत, ये पिघली धातुएं और आग की लपटों के भयावह दृश्य दूर से ही शोभन लगते हैं।
लेकिन पास से वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ओस कणों को फिर पुनः अपने ज्वालामुखी की आग, धुआं, धूल के पास जाने का साहस नहीं होता है। वे दूर से ही उन्हें बार बार देखते रहते हैं। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही है। और ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। लेखक उससे वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती और कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। अब ओस की बूंद है वो समुद्र से पृथ्वी के भीतर से बाहर पृथ्वी के ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर आंधी से उसका मेल होता है और वो आंधी है वो उसकी बूंद को कभी इधर और कभी उधर फिराती है। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। और इसी तरह बादल बनकर फिर भारी जो जल कण है आपस में मिले, बादल बने और बादल से फिर बरसकर नीचे आ गए और बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। नीचे यानी बरसात के साथ नीचे आ गई। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचेली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। यहाँ पर ओस की बूंद कहती है जब बरसात हुई तो मैं पहाड़ों पर गिरी और नदी के रूप में समतल मैदान पर चलने लगी, बहने लगी। तो यहाँ पर पहाड़ों पर कूदना और वो आनंददायक था। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पत्थर होते हैं, पत्थरों पर पानी की जो धारा गिरती है, तो उन धारा के गिरने से वो पत्थर खंडित हो जाते हैं और वो धीरे 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 बार बार उन पर जो पानी गिरता है उससे क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों में वो विभक्त हो जाते हैं और वो रेत होती है वो उन्हीं पत्थरों के टुकड़े होते हैं। तो इसमें पानी कह रही है कि उन पत्थरों को रेत में बदलने का कार्य हम ही करते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। ओस बूंद है वह पहाड़ों पर से बहती हुई एक छोटी धारा यानी छोटी नदी में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखलाकर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। यहाँ पर फैक्ट्री की बात हो रही है। फैक्ट्री में से काला काला धुआं निकलता है और उसका जो गंदा पानी है वो नदियों में बहा दिया जाता है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि मैं अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। जल बूंद है उस नाले में से जो पानी सप्लाई होता है घरों में, उसमें से होती होती कहीं पर नल टूटा हुआ था उसमें से निकलकर वो पृथ्वी में समा गई। फिर अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची तो पृथ्वी के अंदर समाई और यहाँ पे जो बेर का पेड़ है उसकी जड़ों में पहुंचकर मैं पत्तियों के द्वारा बाहर तुम्हारी हथेली पर आ गई। वो इस तरह से अपना ये कहानी बता रही है। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। तो पानी की कहानी सुनते सुनते सूर्य उदय हो गया और सूर्य निकल आई। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। सूर्य निकल आए हैं इसका मतलब है सूर्य की उष्मा में वह वाष्प बनकर उड़ जाएगी। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। इस तरह से ओस की बूंद ने अपनी कहानी बताई कि किस तरह से उसका निर्माण होता है और किस तरह से वह अनेक अनेक स्थानों से होती हुई अपना जीवन बताती है। पाठ के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। पानी की कहानी को विस्तार पूर्वक हमने देखा पढ़ा। पानी की कहानी पाठ है वो काल्पनिकता, वैज्ञानिकता, मानवीकरण आदि के संयोग से बहुत ही रोचक पाठ है।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो देखा तो आपको पाठ पूरी तरह समझ में आया है। और आज हम करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास। पाठ 12 पानी की कहानी पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास है वो अलग अलग पार्ट में है, अलग अलग भाग में है, जैसे पाठ से आगे, अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, शब्दार्थ आदि। तो सर्वप्रथम हम करेंगे पाठ से। तो पाठ से में पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो हमने पाठ में देखा था, पाठ में पढ़ा था कि लेखक को ओस की बूंद है वो एक बेर की झाड़ी के पास मिली, जो कि अचानक ही उसके हाथ पर पड़कर कलाई पर आ गई थी और फिर हथेली पर आ गई थी। फिर वहां पर ही उनकी दोनों की वार्तालाप हुई। दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि ओस की बूंद जब धरती में कणों का हृदय टटोलती फिर रही थी, फिर उसी समय क्या हुआ, वह बेर के पेड़ की जड़ों के संपर्क में आई तो जड़ों ने उसे बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया और पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक सांसत में रही, यानी 3 दिन तक वह समय उसे लगा। इसलिए वह क्रोध और घृणा से कांप उठी, उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा। पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज और पुरखा इसलिए कहा क्योंकि एक जल कण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की गैसें हैं वो अरबों वर्ष पहले सूर्यमंडल में क्या थी कि लपटों के रूप में विद्यमान थी। फिर वो बताया था कि कैसे हमारे ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ था। तो इसमें पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से ही पानी बना। इसलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमने पाठ के शुरुआत में पानी की कहानी बूंद ने अपने जन्म और जीवन यात्रा के वर्णनों में बताया था, तो उसको हम देखते हैं। यानी पाठ में हमने जो पानी के जन्म के बारे में जो पढ़ा था उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो पानी ने कहा था, बूंद ने कहा था कि मेरा जन्म यानी पानी का जन्म है वह आज से अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसों के बीच रासायनिक क्रिया से उत्पन्न हुआ। दोनों गैसें अपना अलग अलग अस्तित्व समाप्त करके दोनों पानी में परिवर्तित हो गई। फिर क्या था, उसमें धरती उसमें गर्म थी, अतः यह पानी भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा। फिर जब पृथ्वी पर थोड़ी ठंड बहुत बढ़ी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई, तो यह भाप क्या हुआ, बर्फ में बदलकर पृथ्वी पर चारों ओर जम गई। एक दिन क्या हुआ, सबसे नीचे की परत बर्फ से पानी में बदलने लगी। ज्यों ज्यों वह ज्यादा बर्फ बढ़ गई तो उसके भार से क्या हुआ कि जो नीचे की परत थी वह बर्फ पानी में बदलने लगी। ऊपर की परतें उस पर फिसलती हुई आगे बढ़ने लगी। यह बर्फ समुद्र में गर्म जल की धारा से जा मिला और पिघलकर पानी बन गई और फिर समुद्र में मिला हुआ पानी उसकी गहराइयों में जा पहुंचा और उसके तल से भूमि में समाने लगा और वहां से पृथ्वी के गर्भ में भीषण ताप से पिघले पदार्थों से जा मिला और उस ताप से, प्रचंड ताप से कुछ पानी क्या हुआ, पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया और यह भाप बदलकर बादल बनकर फिर बरस पड़ी और नदियों का रूप लेकर प्रभावित होने लगी और नदियों से वो समतल भूमि पर बहने लगी। फिर वहां से यह जल फिर वो काम में आने लगा तो कुछ बह जाने से फिर धरती में समाने लगा। धरती के भीतर ही भीतर आगे बढ़कर यह वृक्ष की जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाने लगा और इनकी पत्तियों में ओस के रूप में बाहर निकलकर फिर से आकाश में पहुंचने लगा। और यह पानी की चक्र में कहानी है, पानी ने यही कहा। इस तरह से पानी ने अपनी जीवन यात्रा बताई। फिर 5वां प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आवृत्ति सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो हमने पाठ पढ़ा था और पाठ में यही है कि कहानी के आरंभ से अंत तक पहुंचने पर ज्ञात होता है कि ओस की बूंद लेखक को आवृत्ति सुनाते हुए सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि सूर्य के उदय होते ही उसमें वाष्प बनने की ताकत आ जाएगी और वाष्प बनकर वह पुनः बादल में मिल जाएगी और अपने परिवार में चली जाएगी। तो वह सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर अगला भाग है पाठ से आगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है।
इस पाठ से हमें यह जानकारी मिलती है कि धरती पर ये पृथ्वी पर है वो 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है और यह पानी पोखर, नदियों, तालाब, झीलों, समुद्रों के रूप में पृथ्वी पर स्थित है। और जब सूर्य की किरणें इसे तपाती है, जब सूर्य की प्रचंड किरणें इन पानी पर पड़ती हैं, इसे तपाती है, तो यह पानी क्या होता है, भाप बनकर आकाश में चला जाता है और आकाश में बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बादल धीरे धीरे बनते हुए बड़े बादल का रूप ले लेते हैं। तो यही बादल या भाप ठंडा होने पर वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर बरस जाता है, वापस इन्हीं नदियों, तालाबों, झीलों आदि में वापस आ जाता है और निरंतर यही क्रम चलता रहता है। इसे ही जल चक्र कहा जाता है। और कहानी में लेखक द्वारा विस्तार से बताई गई कुछ प्रमुख बातें जो हमने पाठ में पढ़ी है वो इस प्रकार है कि सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों का सागर की गर्म धारा में पिघलना, फिर है सागर की गहराई में बूंद का जाना और फिर गहराई में नीचे पृथ्वी में नीचे चला जाना, फिर वाष्प के रूप में बूंद का ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर आना और जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचना और फिर वहां पर वाष्प बनना आदि के रूप में पानी का विस्तार से वर्णन किया गया है और पानी की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम अपने आसपास में, विद्यालय में, घर में किसी भी वस्तु का चुनाव करके उसकी कहानी लिख सकते हैं। जैसे हम एक कपड़े की कहानी कहते हैं, जैसे कपड़ा अपनी मुख जबानी बात बता रहा है कि कपड़ा, वस्त्र, परिधान और मेरे इतने ही नाम बता रहे हैं मानव जीवन में मेरा महत्व कितना अधिक है। तो इसमें जैसे कपड़ा अपनी कहानी कहते हुए अपनी आत्मकथा बताता है, जैसे कि आदिकाल से ही मानव ने मुझे अपनाया है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर ऋतु, हर मौसम में उसे मेरी आवश्यकता होती है और मैं लज्जा का आवरण हूँ, पुरुषों की शान हूँ और मैं उनके आत्मसम्मान का परिचायक हूँ। मेरे रूप आरंभ से ही बदलते रहे हैं। कभी शुरुआत में मैं पशुओं की खाल था तो कभी पेड़ों की छाल से बना था, लेकिन आज तो मनुष्य ने बहुत ही विकास कर लिया है, मेरी कायाकल्प ही कर डाला है, मुझमें इतने परिवर्तन आ गए हैं। मैं अब नाना प्रकार के कृत्रिम रेशों से बनाया जा रहा हूँ। अलग अलग प्रकार है जिसमें प्राकृतिक रेशे भी हैं और कृत्रिम रेशे भी हैं। अब तो न केवल पहनने के बल्कि मानव की अनेक आवश्यकताओं का पूरक बन चुका हूँ। लेकिन मेरा पारंपरिक सामान्य रूप तो कपास या रुई के तागों से बना है। सबसे पहले क्या होता है, रुई को या कपास को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसकी धुनाई होती है। धुने जाने के बाद मुझे काता जाता है, यानी सूत या तागा बनाया जाता है और फिर करघे पर ताने बाने से सजाया जाता है और फिर आरंभ होती है बुनाई। अब मेरी साज सज्जा बुनाई के असंख्य नमूने आपको मिल जाएंगे। फिर बुनाई होके कपड़ा तैयार हो जाता है और फिर मुझे नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के वस्त्र और परिधान बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आप जैसे कपड़े की कहानी हुई है उस प्रकार आप कोई अलग वस्तु भी ले सकते हैं और उसकी कहानी बना सकते हैं। जैसे हमने हमारे विद्यालय में, हमारे आसपास में, घर में अनेक प्रकार से कोई भी कहानी, जैसे हम रसोई में जाते हैं तो रसोई में रोटी अपनी कहानी कहती है, अपना घर है, घर की कैसी मुख जुबानी आत्मकथा है कि घर का निर्माण कैसे हुआ है, तो घर अपनी आत्मकथा कैसे कहता है। तो किसी भी वस्तु का हम चुनाव करके उसमें अपनी आत्मकथा रूप में हम कहानी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में तापमान समुद्र के पानी से नियंत्रित होता है और समुद्र का पानी वहाँ के तापमान को न अधिक बढ़ने देता है और न अधिक घटने ही देता है। वहाँ पर हर समय नमी बनी रहती है, इसलिए वहाँ पर समशीतोष्ण यानी गर्मी सर्दी एक बराबर ही रहती है। चौथा प्रश्न है, पेड़ के भीतर फुहारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में यह होगा कि पेड़ के तने में क्या होता है। वैज्ञानिक रूप में हम अगर देखें तो पेड़ के तने में जाइलम और फ्लोएम नाम की विशेष कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जड़ों द्वारा पानी को खींचा जाता है। जो ये जाइलम और फ्लोएम नाम की जो कोशिकाएं होती है वो पानी को पत्तियों तक पहुंचाती है।
इस तरह से पेड़ में फुहारा न होते हुए भी पानी क्या होता है, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। सबसे पहले जो जड़ होती है वो पानी को अवशोषित करती है और ये जाइलम होता है या फ्लोएम होता है, ये धीरे धीरे वो पानी को पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाता है। अब जैसे इसमें कहा है कि कोई प्रयोग के द्वारा बताइए, इसमें हम एक प्रयोग करके देखेंगे। जैसे हम एक कांच का बीकर लेंगे और उसमें एक छोटा सा सफेद फूल लगा पौधा रख दें। फिर उसमें क्या होगा कि हम उसमें नीले रंग का सुविधा अनुसार पानी डालेंगे, नीले रंग का पानी डालेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि पौधों की जड़ों के माध्यम से जो नीला रंग है वह ऊपर की ओर पौधे में चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें कौन सी क्रिया होती है कि जो जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं कोशिकाएं होती है उसे उस पानी को जड़ से तने तक ले जाने का प्रयास करती है। यह विधि क्या कहलाती है, संवहन विधि कहलाती है। फिर सफेद फूल में नीली नीली धारियां उभर आएगी। तो ये एक छोटा सा प्रयोग है जिससे हमें पता चलता है कि जाइलम और फ्लोएम है वो किस तरह से जड़ों से पानी पत्तियों तक, फूलों तक पहुंचाती है। अगला भाग है अनुमान और कल्पना। अपनी कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं से सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इस कहानी की भांति आप भी लोहे अथवा प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यानी ऐसे प्रश्न होते हैं उनसे क्या होता है, अपनी कल्पना का विकास होता है कि कल्पना के आधार पर आप कोई नया टॉपिक दे दिया, नई बात दे दी, उसके आधार पर आप कहानी बनाना सीखते हैं। तो इसमें जैसे हमने लोहे की कहानी लेते हैं कि लोहा खनिज पदार्थों की श्रेणी में आता है। यह भी अन्य खनिज पदार्थों की भांति कच्ची अवस्था में जमीन के अंदर से निकाला जाता है। विभिन्न रासायनिक पदार्थों के प्रयोग करके तथा विभिन्न प्रकार की मशीनों और कारखानों में शोधन होने के बाद पक्के रूप में विकसित होता है। फिर मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं का पूरा करता है। जिससे क्या होता है कि अन्य लोहे से अनेक वस्तुएं का निर्माण होता है, जैसे गेट, खिड़की, गार्डर और विभिन्न प्रकार के कुर्सी, मेज, टेबल आदि। विभिन्न प्रकार की मशीनें, उनके कलपुर्जे इमारतों में, पुलों में, यातायात साधनों में और बहुत ही उपयोग लिया जाता है। और आज के समय में तो इसकी मांग इस कदर बढ़ गई है, किसी भी कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, लोहे पर ही अधिक विश्वास किया जाता है। तो इस तरह से लोहे की कहानी है। इसी तरह आप प्लास्टिक की कहानी भी लिख सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की कहानी में लिखेंगे कि आज के युग में हमारी उपयोगिता दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्लास्टिक का है और प्लास्टिक हर छोटी से लेकर बड़ी चीजें आज प्लास्टिक में उपलब्ध है। घर से लेकर बाजार तक, यहाँ तक कि यंत्रों के रख रखाव में भी इसका उपयोग किया जाता है और विभिन्न रासायनिक पदार्थों से इसे एक निश्चित तापमान के द्वारा मशीनों से तैयार किया जाता है और फिर उसका मनचाहा रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से थैलियों के रूप में प्रचलन अधिक है। घर और ऑफिस के महत्वपूर्ण कागज, सामान आदि के रखने के लिए पाउच बनाए जाते हैं, इसमें रखे जाते हैं और जिस तरह से ही इनका प्रयोग आराम से हर क्षेत्र में किया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा ये काम में ली जाती है तो क्या होता है, इसको फेंक दें और फेंक देने के बाद में क्या, ये नष्ट नहीं होती है, न तो ये जलती है न नष्ट होती है। तो हमें ये भी हिदायत होती है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अगर ये नालियों में बहा दी जाती है तो ये क्या होता है, नालियों में पानी को रोक देती है और ज़मीन में अगर हम दबा देते हैं तो ये गलती सड़ती भी नहीं है। पानी, हवा, सूरज की तपन से इसको कोई डर नहीं है और यह लाखों वर्षों तक वह पड़ी रहती है, लेकिन यह खराब नहीं होती है, जल्दी इसका नष्ट नहीं होता है। तो थैलियाँ चुगने वाले, थैलियाँ बीनने वाले हैं, वो उसे उठाकर ले जाते हैं, फिर कारखानों में भेज जाते हैं और रिसाइकल हो जाती हैं और मशीनों में चढ़कर वो अपना नया रूप धारण कर लेती है। इस तरह से प्लास्टिक है वो धीरे धीरे ऐसे अपनी अमिट कहानी सुनाती है। तो इस तरह से आप लोहे की या प्लास्टिक की या और अन्य की कहानी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री हम पृथ्वी की संतान का सहयोग लेकर पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखें। इससे अगला पाठ है केवल पढ़ने के लिए हम पृथ्वी की संतान, ये भी पर्यावरण से संबंधित एक पाठ है। इसको पढ़कर हम पर्यावरण संकट के रूप में एक लेख लिखेंगे। पर्यावरण संकट में जैसे हम लेख लिखते हैं कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चारों ओर से ढका हुआ। और पर्यावरण में मानव, जीव जंतु, नदी, आकाश, पेड़ पौधे, खनिज आदि सभी अपना अपना महत्व रखते हैं।
परंतु मनुष्य क्या है, अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रकृति द्वारा जो प्रदान किए गए संसाधन है, साधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। मनुष्य को इन संसाधनों के नष्ट होने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर वह इनकी सुरक्षा के लिए क्यों चिंतित हो। इसलिए आज हमारे सामने पर्यावरण सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। आज विश्व की सभी प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पूर्ण रूप से प्रदूषित है। सारी नदियां प्रदूषित हैं क्योंकि मनुष्य है वो उनके भले के लिए नहीं सोचता है, उनमें कचरा आदि फेंक देता है और उनको प्रदूषित कर रहा है। और नदियों के प्रदूषित होने के साथ साथ जो ओजोन परत है उसमें भी छेद हो गए हैं, जिसके कारण धरती पर सूर्य का ताप बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप क्या हो रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे पृथ्वी पर बसे द्वीप समूहों तथा महाद्वीपीय तटों के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया है। यदि यही स्थिति रही तो समुद्र किनारे बसे शहरों का कभी भी विनाश हो सकता है। यह चिंता का ही विषय है। इस स्थिति को समझते हुए समस्त विश्व में जल, वायु तथा ध्वनि को प्रदूषण से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पर्यावरण दिवस व पृथ्वी सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है पृथ्वी तथा पर्यावरण को बचाना। अतः वर्तमान में इस बात की जरूरत है कि विश्व के सभी देश अपने आपसी मतभेदों को बुलाकर जलवायु परिवर्तन के खतरों एवं महाविनाश से निपटने के लिए एकजुट होकर और अपने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा पर्यावरण को शुद्ध एवं निर्मल बनाए रखें और पर्यावरण के प्रति चिंतित हो। तो इस तरह से पर्यावरण संकट पर हम एक लेख तैयार करेंगे। अगले भाग में प्रश्न आता है भाषा की बात। किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिका अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। हम अपनी पाठ्य पुस्तक से ऐसे अनेक उदाहरण हैं उनको देखेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि पहला है पेट्रोल की, तो पेट्रोल की है संबंध कारक, टंकी में है अधिकारण कारक, छेद क्या है कर्ता कारक। ख है लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। यह अकबरी लोटा पाठ से है। तो लाला झाऊलाल है वो है कर्ता, रोब के साथ अधिकारण कारक, मुझसे कर्ता कारक, आज से संबंध कारक। एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो इसमें बस है कर्ता कारक, उस पर अधिकरण कारक, हमारा यानी संबंध कारक, कंडक्टर कर्ता कारक। साइकिल वाला पाठ है, उसमें से एक वाक्य है, अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो इसमें हम है कर्ता कारक, वर्ष से करण कारक, लड़कियों को कर्म कारक, इसका संबंध कारक, अर्थ कर्म कारक, यह है कर्ता कारक, साइकिल कर्म कारक। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। तो मैं हो गया कर्ता कारक, समुद्र की संबंध कारक, तह में अधिकरण कारक, जंगल कर्म कारक। तो इस तरह से पाठ में हम अनेक ऐसे वाक्य हैं, इनको छांटकर इनमें से हम कारक की पहचान करेंगे। फिर अगला है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ उसमें 2 ही दे रखे हैं। जैसे सांसद यानी कठिनाई में पड़ना, बड़ा कष्ट, वर्णनातीत जिसका वर्णन न किया जा सके। तो इस तरह से हमने कक्षा 8 पाठ 12 पानी की कहानी के अभ्यास प्रश्न किए। मुझे आशा है कि आपको प्रश्न अभ्यास अच्छी तरह समझ में आए हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई अगर समझ में नहीं आया है, कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी जारी रखिए।